दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल अवलोकन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आ सकें। बाकी मेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। कि एक तो 1991 से बिफोर एलपीजी से बनेगा, तो जब हम एलपीजी और ये पूरा पढ़ाएंगे प्राइवेटाइजेशन, तो उसमें हम कवर करेंगे। जहाँ तक पंचवर्षीय योजना तक का संबंध था, मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया है। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि कैसा फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं। बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए ग्राउंड रियलिटी पे मैं बात करूँगा। अगर कोई दुविधा भी हो तो बता दीजिएगा। हाँ, मैं मान सकता हूँ प्रोनाउंसिएशन में कहीं प्रॉब्लम मेरी तरफ से हो सकती है। बीइंग एज ए पंजाबी, हिंदी थोड़ी मतलब थोड़ी बोलते हैं तो तुम समझ सकते हो कि गला में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा लगता है। ठीक है, तो सी फिर हम बात करते हैं हिंदी में कि पंजाबी सॉरी भारतीय अर्थव्यवस्था का ये मतलब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो कंसेप्ट ऑफ जीडीपी से होगा। उससे मैं आपको जीडीपी को लेके बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो चैप्टर लेक्चर नंबर 22 है। इसको आईएएस एग्जाम्स के लिए वैलिड है। बाकी जिनको इकोनॉमी में अगर बात करें, जिनको इंटरेस्ट है तो वो देख सकते हैं। बाकी 21 से 24 तक के बच्चों के लिए वैलिड है। मेरा नाम राजवीर अरोड़ा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कुछ प्रमोशन देख लीजिएगा, किताबें फ्लिपकार्ट पे देख लीजिएगा यार, काफ़ी एफर्ट्स के साथ बनाई हैं, अच्छा रिव्यू आ रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है। और ये कुछ 40 बच्चे निकले हैं, ये थोड़ा प्रमोशन करना पड़ता है एक वीडियो में। चलिए, अब यहाँ पे है पंचवर्षीय योजनाओं का अवलोकन। मतलब कहने मतलब ये है कि भाई अभी तक हमने ये पढ़ा कि पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से करेंगे। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। डेटा पे फोकस नहीं करना है कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। सिर्फ ये देखो बढ़ रहा है घट रहा है, बस इस चीज़ पे फोकस करना, ना कि डेटा को उठा के मत बैठ जाना। ध्यान से देखो इस पंचवर्षीय योजना को। इसमें 1, 2 और 3 मैंने पंचवर्षीय योजना को शामिल किया है। देखो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये योजना है, ये वृद्धि दर का लक्ष्य है। मतलब कि जो मतलब सरकार ने यहाँ पे जो है लक्ष्य रखा, इस लाइन में जो है लक्ष्य होंगे। और इस लाइन में वो होंगे जहाँ पे सरकार ने मतलब कि जो भी हमारी अर्थव्यवस्था ने अचीव किया। यहाँ पे मॉडल का नाम दे दिया गया है, कौन से मॉडल पर आधारित थी, उनके स्पेशली अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या थे। इन दोबारा से यहाँ पे योजना का नाम होगा, क्योंकि आने आने वाले मतलब स्लाइड्स में यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी, तो इस वजह से परेशान मत होइएगा। इस वजह से यहाँ पर वृद्धि दर है, यहाँ पे औसत वृद्धि कितनी अचीव किया, या मॉडल का नाम होगा या मुख्य उद्देश्य होंगे। तो देखो प्रथम जो है थी 1956 से लेकर 61 तक थी। यहाँ पे जो लक्ष्य रखा गया था 2.1 रखा गया था। हालांकि कुछ क्रिटिकल अर्थशास्त्री ये कहते हैं 2.1 तो ना भी रखते तो भी अचीव हो जाता। तो ये भी एक अलग एक क्रिटिकल पहलू हमें देखने को मिलता है अलग अलग अर्थशास्त्री के द्वारा। लेकिन इसमें जो था अगर बात करें 3.6 की वृद्धि हुई थी। यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पे लगा दो प्लस, यहाँ भी वृद्धि हुई थी। ये था हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि विकास पर बल, उत्पादन आय तथा धन का जो है यहाँ पे समान वितरण पे जो सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो यहाँ पे जो है स्पेशली जो है बल दिया गया था। द्वितीय के अंदर 1956 से लेकर 61 में 4.5 का लक्ष्य रखा गया था। 4.2 मिला, यहाँ लगा दो माइनस, बस ऐसे। ये नेहरू मैलुरिस मॉडल पर आधारित था। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत और भारी उद्योगों पर जो स्पेशली जो यहाँ पे विकास किया गया था। तो ध्यान से थोड़ा एनालिसिस करो। यहाँ पे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी कृषि पे थी, दूसरी वो थी वो उद्योगों पे थी। ऐसे आपने कंसेप्ट को यहाँ पे अपने कॉपी के अंदर लिखते चले जाएगा। तीसरी 1961 से लेकर 66 तक थी। 5.6 रखा गया, 2.7 के आसपास मिला। ऑलमोस्ट हाफ मतलब हम अचीव नहीं कर पाए। और सबसे अंडर अचीव्ड अगर बात करें तो अगर देखें इसमें तो यही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था। और इस योजना के बीच में भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ जो स्पेशली आपको पता है कि 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ और 1966 में अकाल का जो है एक दौर जो हमें देखने को मिला था। उसके बाद जो हरित क्रांति का जो कंसेप्ट आया था। चौथी में देखें तो 1969 से 74 में 5.7। यहाँ पे सबसे कम, ये भी सबसे ज़्यादा अंडर अचीव थी। यह समाज में समानता स्थापित करना, स्थिरता तथा आत्मनिर्भरता करना। पांचवी योजना 1974 से, इसमें ये अगेन ये प्लस पे थी, क्योंकि यहाँ पे 4.4 था, 4.8 यूटिलाइज़ किया गया। पीपी धर मॉडल सक्सेसफुल था। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस किया गया था। फिर छठी योजना के बारे में बात करें
तो 1980 से लेकर 1985 में 5.2, 5.4 अगेन ये प्लस में थी। आगत निर्गत मॉडल पे था, निर्धनता का उन्मूलन करना, गरीबी निवारण था, रोजगार का करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 5.8 से 5.8 पे थी, यानी कि अगेन ये प्लस में थी। तो रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, कृषि विकास और ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो यहाँ पे करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से थी, 5.6 थी। इसका टारगेट यहाँ पे 6.6 रखा गया और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और मानव संसाधनों का यहाँ पे जो है विकास करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6.6 थी, यहाँ पे ये माइनस होगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आगत निर्गत मॉडल पे थी, सामाजिक न्याय तो समता के साथ आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.9 था, 7.5 को हमें अचीव मिला, तो यहाँ पे लगाओ माइनस। और व्यापक आगत निर्गत मॉडल पे थी, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानता को कम करना और मॉडल सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास यहाँ पे करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के साथ देखें 2007 से 2012 में 8.1 था, यहाँ पे अगेन माइनस हुआ। और रोज योजना आयोग का पत्र इससे रिलेटेड थी, तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास, उच्च कोटि का रोजगार सृजन, पर्यावरण का संरक्षण यहाँ पे दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8 से लेकर 7.1 पे अगेन ये माइनस पे हुआ और त्वरित सूची, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो एनालाइज क्या कहता है, अभी तो मैंने ये प्रवचन बता दिए। एनालाइज ये कहता है दोस्तों देखो आपने कैसे चीज़ें याद रखना है, प्लस का साइन लगाओ जहाँ पे है। ये भाई पहली पंचवर्षीय योजना में वृद्धि देखने को मिली, दूसरी नेगेटिव रही, ठीक है, तीसरी भी जो हमारी नेगेटिव रही, चौथी हमारी जो है अगेन देखें तो नेगेटिव रही, 5वीं 6ठी 7वीं ये पॉजिटिव रही, 8वीं हमारी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी पॉजिटिव रही। उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सारी जो है हमारी नेगेटिव ग्रोथ में रही। तो बस ये एनालिसिस करना है, ये आपने ध्यान रखना है कि किस समय कौन सी नेगेटिव योजना रही, कौन सी पॉजिटिव रही, ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है। अगर एक खाचा मतलब खींच दूँ मैं तो यहाँ पे चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पे कृषि वाणिज्य सिंचाई पे फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे पूर्ण उद्योग पे फोकस किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना पे खाद्य उद्योग पे फोकस किया था। चौथी योजना पे कृषि पे फोकस किया था। 5वीं जो योजना थी गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पे फोकस किया गया था। 6ठी में बात करें तो कृषि उद्योग पे जो है सबसे ज़्यादा जो है फोकस किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना देखें तो ऊर्जा खाद पे फोकस किया था। 8वीं पे देखें तो मानव स्रोत तो शिक्षा पे फोकस किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार ऊर्जा पे। और 11वीं पंचवर्षीय समावेशी विकास पे। और यहाँ पे त्वरित पे जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद योजना आयोग के कुछ विजन्स भी आए थे 2020 को लेके। इसमें यहाँ पे ये बोला गया कि भी योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को आने वाले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का पूर्वांकन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज इंडिया विजन 2020 जारी किया था। योजना के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए 97 पृष्ठों वाले देखो ये चीज़ें कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट समझो 2020 का एक विज़न आया था, उससे हमें क्या क्या प्राप्त होगा, तो उससे रिलेटेड ये बेसिकली अगर बात करें तो ये विज़न था। तो बाकी ये सारी इसमें ये बोला गया था, इस दस्ता में आशा व्यक्त की गई कि 2% वृद्धि की दर से रोजगार के 20 करोड़ अतिरिक्त अवसर 2020 तक सृजित किए जा सकेंगे, जो हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही कृषि में रोजगार 56% मौजूदा स्तर से घटकर 40% रह जाएगा, हालांकि ये भी नहीं अचीव हो पाया है। और रोजगार के नए अवसर मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों में सृजित होने की संभावना तथा इस दस्तावेज में बताई गई थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना का एक 15 वर्षीय भी एक तरह से देखो, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे ये बस एक एक लाइन में कि हाँ भी योजना आयोग ने भी 20 वर्षीय कार्यक्रम निकाला था, 15 वर्षीय से दृष्टिकोण निकाला था। ये सब चीज़ें आप जो है बेसिकली अगर बात करें तो आप बहुत अच्छे से जो है कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने जो समझा, हमने ये समझा कि पंचवर्षीय योजना का अवलोकन क्या होता है, एक एनालिसिस क्या होता है, इसको हमने बहुत ध्यान से सीखा। इसके बाद आते हैं हम इस पे नीति आयोग। देखो अभी हाल में अगर देखें, जैसे तो अभी तो देखो 2020 चल रहा है, कुछ बच्चे 2021 के भी होंगे इसमें जो स्पेशली 2021 के, तो उनके लिए तो ये रामबाण है जो मैं दे रहा हूँ। लेकिन जो 2022, 2023 और 2024 के बच्चे होंगे, यहाँ पे इनको अपडेट करना होगा। तो जो भी नीति आयोग के जो भी कार्यक्रम होंगे, आपको यहाँ पे प्लीज़ इस पैराग्राफ में मतलब इस पेज पे आप अपडेट कीजिएगा। जो भी मतलब फ्यूचर में जो भी नीति आयोग निकालता रहेगा, तो उसको आप अपने यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छे से जो है अपग्रेड कर लीजिएगा। तो अगर नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम की अगर बात करें, जो स्पेशली आपको ये वे फॉरवर्ड में, यानी जब आप आंसर्स लिखेंगे मेंस का, तो वहाँ पे आप जो है यहाँ पे काम कर मतलब लिख सकते हैं, तो यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। तो नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों स्कीमों के माध्यम से कार्यस्थल
ऑन ग्राउंड पर प्रत्यक्ष नीतिगत हस्तक्षेप भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पे तो जैसे कि अटल नवप्रवर्तन मिशन यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो है अगर बात करें तो नीति आयोग द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था, और इस पर काफ़ी अच्छा अगर बात करें तो 10 लाख रुपए के प्रचलन व्यय सहित अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पे मतलब कि अगर बात करें तो इनोवेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो फोकस किया गया था। मतलब कि अभी तक मतलब कि 2441 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला विद्यालयों का जो है चयन किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है मेंस में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो है यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। उसी के जैसे फिर एक और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहयोगपूर्ण संघवाद भी जो है इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें भाई कौशल विकास को प्रोत्साहन देना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन करना, स्वच्छ भारत को प्रोत्साहन देना, डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना, आकांक्षी जिलों में बदलाव के कार्यक्रम के लिए देश भर में 115 जिलों के जिलाधिकारियों तथा प्रभावी अधिकारियों का सहयोग लेना, सचिव समूह द्वारा जो नीति आयोग को अव्यवेधन देकर विभिन्न मंत्रालयों के बीच में चर्चा सहयोग करना। फिर तीसरा हमें देखने को मिलता है प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राज्यों की रैंकिंग देना ताकि वो और अच्छे से प्रयास कर सके, डिजिटल परिवर्तन कर सूचकांक निकालना, नव प्रवर्तन सूचकांक की शुरुआत करना। तो ये सारे इससे क्या होगा कि ये लोग आपस में जो है मतलब राज्य ही आपस में कंपटीशन करेंगे ताकि अपने राज्यों को बेहतर बना सकें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो राज्य जितना अच्छी रैंकिंग लेके आएगा उसको उतना ही ज़्यादा निवेश का मौका मिलेगा। वो डेटा दिखा सकते हैं अपने फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स को कि देखो भी हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ उद्योग लगाओ, आपको इतना फ़ायदा होगा, इस तरह से चीज़ें होंगी। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बहुत अच्छी एक सोच जो है हमें देखने को मिलती है। साथ में साथ निकाला गया, फिर साथ में ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी निकाला गया जिसमें समेकित जल प्रबंधन सूचकांक का निर्माण करना। तो ये सब आप एक झटके में पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास टेक्निकल तो नहीं है, सिर्फ जो है वही मुझे समझाना है। बट ये सब चीज़ें जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे साधारण विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें भाई एक बात करें तो SDG के कार्यान्वयन पे नज़र रखने वाले नोडल निकाय के तौर पर नीति आयोग द्वारा राज्यों की प्रगति के आकलन हेतु KPI तैयार किया गया। ठीक है, फिर ये कुछ मेजरेबल इंडिकेटर्स बनाए गए ताकि इस पे जो है अगर बात करें तो SDG के ऊपर जो है हम अच्छे से जो बात करें तो अच्छे से जो है फोकस कर सके। तो ये सब चीज़ें आपको इस पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब आप आंसर्स लिखेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसी के जैसे अर्थव्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का परिमाण आधारित मूल्यांकन और अन्वेषण किया गया। फिर ये सारी चीज़ें जो है अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली करी गई, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियाँ भी निकाली गई। ये आप बस पढ़ते चले जाइएगा, कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, इसे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं जो मैंने आपको यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। आप इनको नोट प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ये सब देख लीजिएगा। बाकी नीति आयोग के अभिनव भारत 75 की रिपोर्ट कार्य नीति भी निकाली गई है जिसमें 2022-23 के हेतु उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत एक विवरण यहाँ पे दिया गया है। कुछ अगर बात करें तो 4 खंडों में इस रिपोर्ट को जो बांटा गया है और कुछ 41 अध्यायों में 4 खंड वाहक अवसंरचना, समावेशन और गवर्नेंस को विभाजित किया गया है। इसको हम लास्ट में देखेंगे जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जब चीज़ें निकालेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमारा तैयार हो गया है पूरा बहुत अच्छे से। इसके नोट्स आपको शाम तक टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तो या फेसबुक पे मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार थोड़ा सा लाइक लूक शेयर शूर करते रहा करो ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले कि यहाँ हिंदी में भी एक बंदा है जो दे रहा है, क्योंकि यार व्यूज़ अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हम भी होते हैं। तो आप लोगों से यही है कि जिस तरह से आप और कोचिंग की वीडियोस को शेयर करते हो इधर उधर, एटलीस्ट काम की चीज़ों को भी शेयर करोगे तो थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मतलब जो चैप्टर होगा कंसेप्ट ऑफ GDP होगा उसको 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से डेप्थ में लेके चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।